मिडवेल नामी एक छोटे से कस्बे में मारिया नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। मारिया अपनी मेहरबानी और नर्म दिल के लिए कस्बे में मशहूर थी। हर रोज़ वो कस्बे की सैर करती, हर किसी को मुस्करा कर और नेक ख्वाहिशात के साथ सलाम करती। वो कस्बे के किनारे एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी, जहां इसने फूलों, जड़ी बूटियों और सब्जियों से भरा हुआ एक छोटा सा बाग बना रखा था। एक सर्द खिज़ां के दिन जब मारिया अपने बाग की देखभाल कर रही थी, इसने गेट के करीब एक नौजवान लड़के को देखा। वो अपने पतले बोसीदा कपड़ों में कांप रहा था, इसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें भूख से भरी हुई थीं। मारिया ने अपने मेहरबान मिजाज के साथ फौरन इससे आवाज़ दी। हेलो, नौजवान, क्या तुम भूखे हो? उसने पूछा। इसकी आवाज़ नर्म और तसल्ली बख्श थी। लड़का हिचकिचाते हुए, सर हिलाते हुए बोला, जी मोहतरमा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। मारिया का दिल लड़के के लिए दर्द से भर गया। वो फौरन उसे अपने गर्म किचन में ले गई और इसे सूप का एक बड़ा प्याला तैयार किया। जब वो खा रहा था तो मारिया ने देखा कि वो न सिर्फ भूखा है बल्कि इसे गर्मी और देखभाल की भी ज़रूरत है। तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं, प्यारे? मारिया ने पूछा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पिछली सर्दियों में अपने वालिदैन को खो दिया था, तब से मैं अकेला हूँ, उसने तकरीबन सरगोशी में कहा। मारिया को लड़के के लिए गहरी उदासी महसूस हुई। उसने फैसला किया कि वो इसे कम अज़ कम कुछ दिनों के लिए अपने पास रखेगी, ताकि उसे खाना, गर्मी और एक महफूज जगह फराहम कर सके। उसने इसे एक गर्म कंबल दिया और उसे इस रात आग के करीब सोने दिया। चंद दिन गुजर गए और लड़का, जिसका नाम लुकास था, मारिया के साथ खेलने लगा। उसने अपनी मुश्किलात की कहानियां सुनाई और कैसे वो कस्बे से कस्बे भटकता रहा, जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। मारिया ने सब्र से इसकी बात सुनी, तसल्ली के अल्फाज पेश किए। उसने इसे बाग की देखभाल करना, आसान खाने पकाना और खुद की देखभाल करना सिखाया। लुकास ने भी मारिया के साथ घर के कामों में मदद की। वो पानी लाता, लकड़ियां काटता और मारिया के साथ सब्जियों और जड़ी बूटियों को मकामी मार्केट में फरोख्त करने में मदद करता। कस्बे के लोगों ने लुकास में तब्दीली नोट की। एक बार कमज़ोर और शर्मीला लड़का अब सेहतमंद, मजबूत और हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो मारिया की सखावत और लुकास पर उसके मुस्बत असरात की तारीफ करते थे। एक दिन मार्केट में पैदावार फरोख्त करते हुए मारिया और लुकास ने एक गुफ्तगू सुनी, जिसमें एक अमीर ताजिर के बारे में बात की जा रही थी जो हाल ही में कस्बे में आया था। ताजिर अपने तकब्बुर और खुदगर्जी के लिए जाना जाता था। उसने ज़मीन का एक बड़ा प्लाट खरीदा था और वो एक हवेली तामीर करने की मंसूबाबंदी कर रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो ज़मीन वही थी जहां कस्बे के बच्चे खेलते थे। ये सुनकर मारिया का दिल डूब गया। वो जानती थी कि वो मैदान बच्चों और बरादरी के लिए कितनी अहमियत रखता है। उसने ताजिर के पास जाकर बात करने का फ़ैसला किया। मारिया लुकास के साथ ताजिर के आर्जी क़यामगाह पर गई। ताजिर, एक मोटा आदमी जिसके चेहरे पर सख्ती थी, ने उन्हें हक़ारत से देखा। तुम्हें क्या चाहिए, बूढ़ी औरत? उसने चपटे हुए कहा। मारिया इसके सख्त रवैये से मुतासिर न होते हुए पुरसुकून लहजे में सूरत हाल की वजाहत की। जनाब, मुझे मालूम है कि अपने मैदान पर तामीर करने का इरादा किया है, लेकिन वो ज़मीन यहाँ के बच्चों के लिए खुशी का बाइस रही है। मैं अब से आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, उसने शाइस्तगी से कहा। ताजिर ने तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा, मुझे बच्चों की परवाह क्यों करनी चाहिए? मैंने ज़मीन खरीदी है और मैं उसके साथ जो चाहूँगा वही करूँगा, उसने जवाब दिया। लुकास, जो अब तक खामोश था, आगे बढ़ा। जनाब, बरा करम, अगर आप देख सकें कि बच्चे वहाँ खेलते वक्त कितने खुश होते हैं तो शायद अब समझ जाएं। मारिया ने मुझे सिखाया है कि मेहरबानी और गौर व फिक्र सोने से ज़्यादा कीमती है। मुझे उम्मीद है कि अब भी अपने दिल में मेहरबानी पा सकेंगे, उसने खुलूस से कहा। ताजिर लड़के की खुलूसियत से हैरान रुका। एक लम्हे के लिए वो नरम पड़ता नजर आया, लेकिन फिर उसके तासुरात दोबारा सख्त हो गए। मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है, उसने भौंकते हुए कहा और उन्हें जाने दिया। मारिया और लुकास मायूस होकर लेकिन हार न मानते हुए
قصبے کے لوگوں کو جمع کرنے اور میدان کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے چند دنوں میں انہوں نے ایک قصبے کی میٹنگ منعقد کی اور ایک درخواست کے لیے دستخط جمع کیے۔ انہوں نے کہانیاں شیئر کی کہ کیسے وہ میدان قصبے کی تاریخ کا حصہ رہا ہے اور اس نے بچوں کو کتنی خوشی دی ہے۔ درخواست تاجر کے پاس پہنچی، لیکن وہ بے حرکت رہا۔ اس نے تعمیر شروع کر دی اور ہتھوڑے اور آرے کی آوازیں ہوا میں گونجنے لگیں۔ تاہم ایک شام کچھ غیر متوقع ہوا۔ تاجر کی بیٹی، جو اس کے ساتھ قصبے آئی تھی، شدید بیمار ہو گئی۔ اپنی دولت کے باوجود تاجر کو قصبے میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملا جو اسے ٹھیک کر سکے۔ مایوس اور خوفزدہ وہ ماریا کے دروازے پر دستک دینے لگا، اس سے مدد کی طلب کرتے ہوئے۔ ماریا اپنی جڑی بوٹیوں اور علاج کے وسیع علم کے ساتھ مدد کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس نے لڑکی کی دیکھ بھال کی، اسے صحت یاب کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی چائے اور سوپ دیے۔ لوکاس بھی ساری رات جاگتا رہا، پانی لاتا رہا اور ماریا کی مدد کرتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد لڑکی کا بخار بالآخر ٹوٹ گیا اور وہ صحت یاب ہونے لگی۔ تاجر اپنی بیٹی کی بے لوث دیکھ بھال دیکھ کر اندر ہی اندر تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ قصبے والوں کی پریشانیوں کو نظر انداز کرنے اور کمیونٹی کے لیے میدان کی اہمیت کو نظر انداز کرنے میں کتنا غلط تھا۔ وہ ماریا کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے آیا۔ میں ایک احمق آدمی رہا ہوں۔ آپ کی مہربانی نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ میں نے تعمیر روکنے اور میدان کو قصبے کو واپس دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ قصبے نے اس خبر پر جشن منایا۔ بچے ایک بار پھر میدان میں کھیلنے کے قابل ہو گئے اور تاجر، اب عاجز اور زیادہ سوچنے والا، کمیونٹی کا دوست بن گیا۔ اس نے قصبے میں سرمایہ کاری کرنا شروع کی، ایک چھوٹا اسکول اور کھیل کا میدان بنایا اور مقامی کاروبار کی حمایت کی۔ ماریا نے مسکرا کر دیکھا کہ تاجر اور قصبے کے لوگ ایک بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ مہربانی اور ایک سخاوت مند دل بھی سب سے سخت دلوں کو بدل سکتا ہے۔ سبق: مہربانی اور ہمدردی دلوں کو بدلنے اور مضبوط کمیونٹیز بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب ہم محبت اور ہمدردی کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے ایک بہتر دنیا بنا سکتے ہیں۔